मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर उपस्थित हैं। दरअसल ये जो फैक्ट है बार बार पेपर में आता रहता है और जानकारी कम होने की वजह से या फिर बहुत हल्की जानकारी की वजह से कभी कभी गलत हो जाता है और बहुत सिंपल फैक्ट होते हैं लेकिन ये गलत हो जाते हैं। दरअसल जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो हमारे स्तर पर है, मतलब कि हम लोग उससे रोज रूबरू होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन जब आते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी कर जाते हैं। तो आज हम लोग एकदम निम्न स्तर जो कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें होती हैं उस स्तर के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कोशिश ये करेंगे गलती ना हो, और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे भी काम आएगा कि जो प्रधान होते हैं उनका काम क्या होता है, कैसे कैसे निर्वाचन होता है। तो जनरली आप तो वोटिंग भी करते होंगे तो कुछ पता भी होगा आपको। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर पंचायत की बात की जाए तो संविधान का जो अनुच्छेद है, शुरुआत में जब पंचायत संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेद 40 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 है। उसमें कहा गया था कि एक ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, मतलब ग्राम पंचायतें भी होनी चाहिए। और गांधी जी का तो मत ही था कि ग्रामों में पंचायत होनी चाहिए। अब अगर पंचायत की शुरुआत हम करें तो आप भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे मानते हैं? रिपन को, लॉर्ड रिपन को आप मानते हो। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन है, ये तो आप जानते हो। उसके बाद स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय मतलब जानते हो, एक जैसे मान लो ये बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे गांव हैं, मान लो बहुत सारे गांव हैं। तो अब मान लो कि ये पूरे क्षेत्र का एक राजा हो तो ये क्या करेगा? सब पे प्रशासन करेगा। लेकिन अब ये सब पे सही तरीके से प्रशासन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम होती है। सब अपनी बातें रख नहीं पाते। तो बात ये हुई कि यहाँ छोटी छोटी सरकारें बना दो, यहाँ पर इनका एक मुखिया नियुक्त कर दो। यह मुखिया इस क्षेत्र में ध्यान दे, इसका मुखिया इस क्षेत्र में ध्यान दे, इसका मुखिया इस क्षेत्र में, तो मतलब सब अलग अलग मुखिया होंगे, अपने अपने क्षेत्रों में ध्यान देंगे। उसके बाद ये सब रिपोर्ट करेंगे मेन राजा को। इससे क्या होगा कि सब जगह पर अच्छे से शासन चलेगा और अच्छे से सारी चीजें पहुंच सकती हैं। तो एक छोटे स्तर पे जो शासन होता था उसे ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता था। इसी का एक रूप था जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था 1916-17 में, आप पढ़े होंगे। वो भी इसी का एक रूप था। तो स्थानीय स्वशासन की ये जो शुरुआत हुई थी रिपन के समय से ही हुई थी। बाद में वो पंचायत का रूप धारण करके सामने आई। आज देखो हमारे यहाँ पर हर जगह ग्राम पंचायतें हैं। तो ये पंचायतें जो आई, तो पंचायत भी एक छोटे से लेवल पे शुरुआत हुई। उसके बाद इसके कई स्तर बनाए गए। तो क्या क्या कब कब हुआ, और ये क्या पंचायतें जब आई थी तो क्या ये पूरी तरह से मान्य थी कि नहीं? दरअसल ये अनुच्छेद 40 जो है आप देख रहे हो ना, जो अनुच्छेद 40 में ये ग्राम पंचायत, देखो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की गई। दरअसल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दो, शक्तियां एक जगह इकट्ठा ना करो, शक्तियों को स्तर बाई स्तर बांट दो और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व निर्भर कर दो। तो क्या होगा, शक्तियां जब बढ़ जाएंगी ना तो अच्छे से उनका प्रशासन हो पाएगा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये अनुच्छेद 40 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है ना, ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं होता है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी चीजें प्रावधान किए गए हैं वो राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं, मतलब राज्य उन्हें करे या ना करे वो राज्य के ऊपर है। उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये अनुच्छेद 40 जो पंचायत की व्यवस्था की गई थी ये राज्य के ऊपर था। वो पंचायत की व्यवस्था करे या ना करे, आप जबरदस्ती राज्य से नहीं करवा सकते थे। इसलिए जब ये शुरू में किया गया था तो कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा इसका, लेकिन धीरे धीरे इसकी जरूरत पड़ने लगी। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है जो कि नीति निर्देशक तत्व है। ये अनुच्छेद 40 का पंचायती राज व्यवस्था जो की गई थी ये एक नीति निर्देशक तत्व है। 2 अक्टूबर 1959, याद होगा ये फैक्ट आप पढ़े होंगे तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1959 महात्मा गांधी की जयंती थी। 2 अक्टूबर को 1959 भारत के राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। कब किया गया था? 1959 में, याद रखिएगा। अभी भी इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, केवल नीति निर्देशक तत्व में एक बार उल्लेख था इसका। और यहाँ पर इन्होंने शुरू तो किया था लेकिन संविधान में फिर से बाध्यकारी नहीं करवाया था। 1957 में एक कमेटी बनती है बलवंत राय मेहता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि जो पंचायत हो 3 स्तर पर बनाओ, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर।
3 स्तर पे पंचायतें हों और ये ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर प्रशासन करें और लोगों के जरूरत की चीज़ों को उपलब्ध करवाएं। 1977 में अशोक मेहता समिति, याद रखिए 1957 में कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति, और 1977 में अशोक मेहता समिति। जस्ट 20 साल बाद ये आई अशोक मेहता समिति। इसने 2 स्तर पंचायत की वकालत की, जिसमें ग्राम स्तर और जिला स्तर। बीच में जो ब्लॉक स्तर था उसे काट दिया इसने। अशोक मेहता समिति कितने थी? 2 स्तर से थी। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर से थी। ग्राम, ब्लॉक और जिला। अशोक वाले में क्या था? ग्राम और जिला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज इन्होंने ये भी कहा था, यहाँ पर इन्होंने गांव को मंडल कहकर संबोधित किया था। एक फैक्ट ये भी है, याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति 2 स्तर और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बलवंत राय मेहता, वही बार बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 1986 में एक कमेटी और गठित होती है, ML सिंघवी समिति। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। 1986 में इन्होंने 3 प्रमुख बातें कही। अब देखो पंचायत का विकास हो रहा है धीरे धीरे। इन्होंने जो 1986 में एक कमेटी गठित हुई थी, इन्होंने 3 बातें कही। पहली कही, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दीजिए आप, क्योंकि संवैधानिक दर्जा नहीं है तो कुछ लोग पंचायतों का गठन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दीजिए। संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। अगर संविधान में रहेगा तो लोगों को मानना पड़ेगा। दूसरा, आधुनिक न्याय पंचायत की वकालत जो कि ग्राम स्तर पर हो। मतलब कि इन्होंने कहा आधुनिक न्याय पंचायत की वकालत की मतलब इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर एक न्याय पंचायत बनाओ, जिसमें जो वहाँ का प्रधान हो वो मुखिया और अन्य लोगों को नियुक्त करके वो वहाँ पर न्याय दे, ग्राम स्तर पर जो ग्राम न्यायालय बनते हैं। इन्होंने ये भी कहा। तीसरा, इन्होंने कहा इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि 3 स्तर की पंचायत हो, अशोक मेहता ने 2 स्तर कहा था, आपको याद होगा। बलवंत राय मेहता ने कहा 3 स्तर की पंचायत हो, तो यहाँ पर इन्होंने उनका समर्थन किया। कहा 3 स्तर की पंचायत की व्यवस्था कीजिए आप, एक ग्राम स्तर, एक ब्लॉक स्तर और एक जिला स्तर की। इन्होंने समर्थन कर दिया। तो क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। हालांकि इसके पहले राजीव गांधी ने भी प्रयास किया था संवैधानिक दर्जा देने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। एक फैक्ट याद रखिएगा। एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। दूसरा फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि इसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि पंचायत दिवस हम कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को ये पंचायत लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को ही इसे लागू किया गया था। एक चीज। दूसरी चीज, जब ये संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो कुछ चीजें और जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया? संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक लगभग 16 अनुच्छेद नए जोड़ दिए गए। एक चीज याद रखिएगा, जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे और आज भी वही 395 अनुच्छेद मोटे मोटे हैं, लेकिन उन्हीं में सब क्लाज करके, सब क्लाज ए का ए, एक का बी, ऐसे कर करके बहुत सारे अनुच्छेद और जोड़ दिए गए, जो आज पहुंच गए हैं 480 के आसपास पहुंच गए हैं। तो ऐसे बढ़े हैं। तो ये यहाँ पर क्या है कि संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ लगभग 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और इसी के तहत 29 विषयों पर पंचायत को दिए गए। पंचायतों को कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। जैसे सिंचाई, कृषि सिंचाई, ये देसी गलत हो गया, कृषि सिंचाई, पशुपालन, सामाजिक सुरक्षा, ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं। लगभग 29 विषय पंचायतों के दिए गए कि उस पर वो कानून बना सकता है, उन पर वो नियंत्रण कर सकता है। तो ये सब विषय दिए गए किसको? पंचायतों को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई और उन राज्यों को छूट दी गई जहां पर जनसंख्या 2 लाख से कम है। एक चीज समझिएगा यहाँ पर, ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है कि मतलब कि ग्राम स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, 3 स्तर पर पंचायतें होंगी। तो लेकिन
सभी के लिए अनिवार्य नहीं था। उन लोगों को छूट दे दिया गया जिस राज्य में याद रखिए, जिले में नहीं, जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां पर वो त्रिस्तरीय ना करके 2 स्तरीय कर सकते हैं। अर्थात वहां पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है, अर्थात वहां पर ग्राम स्तर और जिला स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था होगी। बीच में ब्लॉक स्तर काट दिया गया है। कहां पर? जहां पर जनसंख्या इतने से कम होगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक दो बार आप या तो इन्हें देख लीजिए या फिर इसको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। पेपर में ये खास करके किसमें आएंगे आपको बता देते हैं, लेखपाल का जो पेपर होने वाला और बीडीओ का जो पेपर होने वाला, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर तो सिंपल सी बात है, पूछेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखो जो सीटें बनी उसके लिए क्या निर्धारित किया गया। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें निर्धारित कर दी गई। यहाँ पर मतलब आरक्षित कर दी गई कि जितनी भी संख्या होगी उसके 1/3 पे महिलाएं रहेंगी। 1/3 कर दी गई। और राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि वे इसे और भी बढ़ा सकते हैं। मतलब 1/3 सीटें तो आरक्षित कर दिए, साथ में साथ राज्यों को ये भी अधिकार दिए हैं कि अगर वो चाहें तो इससे भी ज्यादा, 1/3 मतलब समझते हो 33%, अब वो चाहें तो इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बिहार पहला राज्य बना जिसने सीटें बढ़ाकर 50% कर दी। 50% समझते हो, 1/2 कर दी। अब देखो 1/3 मतलब 33% ये लोग निर्धारित किए थे और राज्यों को अधिकार दिए थे, अगर राज्य चाहे तो बढ़ा भी सकती है। तो ये लोग 33% निर्धारित किए थे। तो बिहार पहला राज्य था जिसने सीटें बढ़ाकर महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया। 50% महिलाएं होंगी, 50% पुरुष होंगे। उसके बाद कई राज्यों ने किया, जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों ने भी सीटें 50% आरक्षित कर दी। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद राज्यों में पंचायत चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, याद रखिएगा। केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा, संघ निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों में निर्वाचन करवाएगा। जो पंचायती चुनाव होते हैं इसको कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये चीज याद रखिएगा। अब जो पंचायतों की 3 स्तरीय व्यवस्था हुई है उसमें सबसे पहले स्तर पे आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत के बारे में थोड़ा समझते हैं। 3 स्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत है, जिनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। एक चीज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप समझिएगा। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिस चुनाव में जनता के लोग सीधे जाकर वोटिंग करते हैं। मतलब समझिएगा, आप कभी भी जिला पंचायत सदस्यों को वोट करने नहीं जाते हो, आप प्रधान की वोटिंग में जाते हो। जो ग्राम प्रधान का, पंचायत का प्रधानी का जो चुनाव होता है आप उसमें वोटिंग करते हो, वो प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन अगर सीधे जनता किसी के चुनाव में शामिल ना हो पाए तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहाँ पर जो जिला पंचायत का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और यहाँ पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जिला पंचायत सदस्यों द्वारा चुना जाता है। एक चीज, जिला पंचायत का सचिव जो होता है जिले का मुख्य विकास अधिकारी अथवा पंचायती राज अधिकारी होता है, बीडीओ इसे भी बोलते हैं। और ये जिले का मुख्य विकास अधिकारी या फिर पंचायती राज अधिकारी होता है, याद रखिएगा। और एक दूसरा जो क्षेत्र पंचायत होता है, दूसरा 3 स्तर की बात हुई, पहले पे जिला पंचायत, दूसरे पे क्षेत्र पंचायत, दूसरे स्तर पर क्षेत्र पंचायत आता है। और प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख होता है। और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में ये कड़ी का काम करता है। मतलब जैसे मान लो ये जिला पंचायत है, ये सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत है, इनके बीच में ये क्षेत्र पंचायत होता है। यह इनकी समस्याओं को सुनता है और यहाँ तक पहुँचाता है, फिर इनसे जो प्रावधान मिलता है अपने पास लाता है, फिर यहाँ तक पहुँचाता है। तो ये कड़ी का काम करता है कौन? क्षेत्र पंचायत। इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से। अब इसका जो मुख्य अधिकारी होता है इसका क्षेत्र पंचायत का, वो कौन होता है? बीडीओ, जिसका पेपर अभी कुछ समय पहले हुआ था और फिर शायद फॉर्म आने वाले हैं। तो ये जो बीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यह इसका मुख्य सचिव होता है। आप अगर ब्लॉक पे कभी गए होंगे तो वहां पर ये बैठता है कभी कभी। तो ये यहाँ का मुख्य सचिव होता है। और ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायती का होता है, जो आप ऊपर पढ़े हो सबसे ऊपर वाले में। इसका भी चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसमें भी आप चुनाव वोटिंग करने नहीं जाते। एक चीज समझिएगा, कभी भी कुछ ना समझ में आए कि चुनाव प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, तो आप इतना समझिएगा, क्या उस व्यक्ति के चुनाव में आपने वोटिंग की है या फिर आप जैसे कोई लोग वोटिंग करते हैं उसमें। तो अगर सीधे जनता नहीं कर रही है तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। अगर सीधे जनता वोटिंग कर रही है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जो आपके पास है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है। सबसे नीचे जो
ग्राम पंचायत होती है तीसरे स्तर पर, और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो मुख्य अधिकारी होता है, वो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान होता है। और इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू के दोनों अप्रत्यक्ष थे, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और ग्राम सभा के 18 या फिर इससे अधिक आयु के लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतलब ये जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, इसमें 18 साल या फिर इससे अधिक आयु के लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं ग्राम सभा से संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने के लिए जो उम्र चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। एक चीज यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो उम्र 25 साल चाहिए, आप अगर लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हो। और अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। एक चीज, आप विधानमंडल में जो विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हो तब भी आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और आप विधान परिषद में जाना चाहते हो तब आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। यही दो चीज लोग रटे रहते हैं, 30 या 25। अब जब कभी प्रधान से संबंधित बातें आ जाती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता देते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य या प्रधान चुने जाने की जो न्यूनतम उम्र है कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए। और प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में 2 आम बैठक होनी चाहिए। जैसे ग्राम पंचायत प्रधान चुन लिया गया तो कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक होनी चाहिए। और एक कब होनी चाहिए? रबी की फसल के बाद, मतलब रबी की फसल कटाई के बाद, दूसरा खरीफ की फसल की कटाई के बाद। रबी की फसल में क्या आता है? गेहूं की जब फसल होती है उसकी कटाई के बाद एक बैठक होनी चाहिए। खरीफ क्या है? धान की फसल की कटाई के बाद दूसरी बैठक होनी चाहिए। तो मतलब एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। एक चीज और, राज्यपाल द्वारा पंचायतों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। ये जो पंचायतों के लिए वित्त की व्यवस्था, मतलब ग्राम पंचायतों के लिए जो पैसा आता है, जो पंचायतें खर्चा करती हैं, तो इसके लिए जो पैसे का जो व्यवस्था होती है, इसके लिए राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है, इसको कौन गठित करता है? राज्यपाल गठन करता है। और कितने वर्षों में? हर 5 वर्षों में एक बार, क्योंकि ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। ग्राम प्रधान वोटिंग करने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। ये बहुत मोटे मोटे फैक्ट है, याद रखिएगा। एक चीज, किसने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की? बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। किसने 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी। कब? 1977। बलवंत राय मेहता समिति कब थी? 1957। किसने संविधान को, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की? LM सिंघवी समिति ने यह बात कही थी। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया? सोचिए, कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायत को लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993। पंचायत दिवस मनाते कब हम? 24 अप्रैल को, क्योंकि ये शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल के। एक चीज, जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत की शुरुआत कहां से की थी? राजस्थान का नागौर जिला, याद होगा आपको, 1959। तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1-2 बार अगर आप ये देख लोगे या फिर एक ही बार में देखकर इसको आप कॉपी में नोट कर लोगे तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप सब कर लोगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद इसी तरह से और वीडियो भी बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी हो। दूसरी बात, अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप जरूर बताइएगा, उसको फिर से समझाया जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए आप।